सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए ग्रामसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ग्रामसी का जो कॉन्सेप्ट था, वार ऑफ पोजीशन, काउंटर हेजमनी, वार ऑफ मूवमेंट, हिस्टोरिकल ब्लॉक, इन सबको समझेंगे। तो ग्रामसी रियलाइज्ड दैट मार्क्स हैज अंडर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इन हिस्ट्री। तो मार्क्स को यह रियलाइज हुआ कि मार्क्स ने ग्रामसी ने क्या रियलाइज किया कि मार्क्स ने जो सुपर स्ट्रक्चर का रोल है हिस्ट्री को सेव करने में, उसे अंडर एस्टिमेट किया गया मार्क्स के द्वारा। इसलिए ग्रामसी सुपर स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। ग्रामसी के अनुसार जो सुपर स्ट्रक्चर है वो जो बोर्जुआ क्लास का रोल है उसके रेजिलियंस के लिए, उसको लगातार सरवाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रामसी 3 लेयर मॉडल को बात करते हैं। पहला इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो बेस होगा, दूसरा सिविल सोसाइटी सेकंड लेयर होगी, और स्टेट थर्ड लेयर होगी। और ये दोनों आपस में मिलकर स्टेट और सिविल सोसाइटी इंटीग्रल स्टेट का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो जो ग्रामसी हैं वो सिविल सोसाइटी के रोल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, और वो ये विश्वास करते हैं कि जो सिविल सोसाइटी हैज़ मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेजेमनी ऑफ बुर्जुआ क्लास इन कंपैरिजन टू रोल ऑफ स्टेट। तो ग्रामसी का विश्वास था कि जो सिविल सोसाइटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बुर्जुआ क्लास की हेजेमनी को मेंटेन करने में, कंपैरिजन टू स्टेट। तो स्टेट के कंपैरिजन में जो सिविल सोसाइटी होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है सिविल सोसाइटी के मतलब हेजेमनी मैन्युफैक्चर करने में, या कि हेजेमनी मेंटेन रखने में। तो सिविल सोसाइटी का रोल क्या होता है? तो सिविल सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग का कंसेंट का काम करती है, कंसेंट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है बुर्जुआ क्लास के फेवर में। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का क्या मतलब है कि ये काइंड ऑफ लेजिटिमेसी क्रिएट करती है किसकी? कैपिटलिज्म की। फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट ग्रामसी यूजेस द टर्म हेजेमनी। तो जो ये कंसेंट, ये बनाने की सहमति बनाने की जो टर्म है, उसके लिए ग्रामसी हेजेमनी शब्द का उपयोग करते हैं। तो हेजेमनी क्या है? हेजेमनी एक प्रकार की पावर है, और इस पावर का जो फंक्शन है वो है कंट्रोल करना। तो हेजेमनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों के आप माइंड को कंट्रोल करिए। तो हेजेमनी लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की बात करती है। तो हेजेमनी और डोमिनेंस में क्या अंतर होता है? तो हेजेमनी जो है तो डोमिनेशन का ही एक विशेष प्रकार है, मतलब आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन है हेजेमनी। तो ये डोमिनेशन का एक विशेष प्रकार है, आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन हेजेमनी। डोमिनेशन मतलब कंट्रोल, मतलब पावर एक्सरसाइज करना। तो आप या तो बाई कोअर्जन, बल के माध्यम से डोमिनेट करेंगे, या कंसेंट कर बनाकर कंसेंट को मैन्युफैक्चर करके डोमिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो जो जब आप बल का उपयोग करते हैं तो हार्ड पावर शो करता है, जब आप कंसेंट का उपयोग करते हैं तो सॉफ्ट पावर यूज करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। हेजेमनी माइंड को कैसे कंट्रोल करती है? तो जो हेजेमनी होती है वो हमारे कॉमन सेंस को शेप करती है, उसको बनाती है। और कॉमन सेंस क्या होता है? कॉमन सेंस एक व्यक्ति की सोचने की क्षमता को लिमिट करता है, कॉमन सेंस।
तो हेजमनी एक थॉट कंट्रोल प्रोसेस है। तो हु इज डूइंग द वर्क ऑफ लिमिटिंग योर एबिलिटी टू थिंक और हु इज प्रोड्यूसिंग हेजमनी। तो आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, या हेजमनी कौन क्रिएट कर रहा है। तो हेजमनी को इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल्स का क्या रोल है, ये ग्राम्सी में बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड स्पेसिफिकली रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। तो इसमें भी जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनका रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मार्क्स जो है तो इंटेलेक्चुअल्स को संदेह की नज़र से देखता है और मानता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो मिसगाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। अब चूंकि जो क्लास बेसिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है वही क्लास सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो किसी एक क्लास के पर्सपेक्टिव को लिखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के पर्सपेक्टिव को लिखते हैं, मतलब डोमिनेंट क्लास के पर्सपेक्टिव को ही लिखते हैं। और मार्क्स क्या कहते हैं कि हर एपॉक में, हर काल में जो रूलिंग क्लास रही हैं, जो रूलिंग क्लास के जो आइडियाज़ रहे हैं वही आइडियाज़ रूल करते हैं। तो जो आइडियाज़ रूलिंग क्लास के होते हैं वही आइडियाज़ रूल करते हैं। सिमिलरली ऑन द पोजीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बिटवीन मार्क्स एंड ग्राम्सी, सिमिलरिटी इज इंटेलेक्चुअल्स आर नॉट न्यूट्रल। तो जो मार्क्स और ग्राम्सी की इंटेलेक्चुअल्स को लेकर पोजीशन है उसमें एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों, मार्क्स और ग्राम्सी दोनों इंटेलेक्चुअल्स को न्यूट्रल नहीं मानते, वो दोनों को बायस्ड मानते हैं। लेकिन जो मार्क्स और ग्राम्सी में डिफरेंस है वो क्या है कि मार्क्स गिव नो रोल टू इंटेलेक्चुअल्स एंड मार्क्स बिलीव इन स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन बाय मासेस, whereas ग्राम्स गिव रोल टू इंटेलेक्चुअल्स इन रिवोल्यूशन। जो डिफरेंस है वो है कि मार्क्स इंटेलेक्चुअल्स के रोल को नकारता है या इंटेलेक्चुअल्स को कोई रोल नहीं देता है रिवोल्यूशन में। मार्क्स स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन की बात करता है, मतलब आप जैसे जैसे कैपिटलिज्म अपने हाईएस्ट स्टेज पर होगा तो अपनी कब्र खुद खोदने लगेगा और लोग अपने आप से कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेंगे और क्लास इन इटसेल्फ क्या बन जाएगी, क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएगी और लोग अपने आप से कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेंगे और एक स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन करेंगे। लेकिन जो ग्राम्सी है वो इंटेलेक्चुअल्स के रोल को रिवोल्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। लेनिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलेक्चुअल्स के रोल्स को समझा। लेनिन का मानना था कि वर्कर्स जो है तो वो रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस, क्रांतिकारी चेतना है, वो अपने आप से डेवलप तो करने से रहे, वो अपने आप से डेवलप नहीं कर सकते, वो केवल ट्रेड लेवल यूनियन की कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हैं। तो वो ट्रेड यूनियन लेवल के कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे वर्कर्स। तो रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस और ट्रेड यूनियन लेवल की कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? तो लेनिन बिलीव रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस कैन बी ब्रॉट ओनली बाय कम्युनिस्ट पार्टी। तो लेनिन का मानना था कि जो रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस है, क्रांतिकारी चेतना है, वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही ला सकती है। जो ट्रेड यूनियन का लेवल कॉन्शियसनेस है
ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का ही पार्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने से वो कुछ छोटे मोटे कंसेशन कैपिटलिस्ट से प्राप्त कर लेते हैं। और जो ट्रेड यूनियन होते हैं उस सिस्टम को ओवरथ्रो करने पर विश्वास नहीं रखते। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी है लेनिन के द्वारा दिया गया उसको समझते हैं। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेन एम होगा वो क्या होगा? रिवोल्यूशन, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ओवरथ्रो करना। तो कम्युनिस्ट विल हैव टू ऑपरेट सीक्रेटली बिकॉज नो गवर्नमेंट इज गोइंग टू अलाउ देम टू ऑपरेट। और लेनिन का मानना था कि जो कम्युनिस्ट हैं उनको चोरी छुपे काम करना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो उन्हें ऑपरेट करने के लिए अलाउ करेगी। तो गवर्नमेंट उन्हें ऑपरेट करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, इसलिए उन्हें चोरी छुपे काम करना पड़ेगा। तो और कम्युनिस्ट जो पार्टी होगी उसके पास मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स होंगे, और यही जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे वो रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस वर्कर्स के अंदर पैदा करेंगे। तो लेनिन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी वैनगार्ड ऑफ रिवोल्यूशन है, मतलब फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड ऑफ रिवोल्यूशन। तो कम्युनिस्ट पार्टी फ्रेंड है, फिलासफर है और गाइड है रिवोल्यूशन की। इसका मतलब होता है वैनगार्ड ऑफ रिवोल्यूशन। वैनगार्ड रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड ऑफ रिवोल्यूशन। ग्रामसी की क्या पोजीशन है? तो ग्रामसी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि ग्रामसी खुद एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के संस्थापक थे, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के रोल को तो एक्सेप्ट किया है। तो लेनिन और ग्रामसी में क्या अंतर है? तो लेनिन जो है तो गिव द रोल मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स टू वर्क फॉर पुअर्स, whereas Gramsci says that workers should play the role of intellectual। तो जो लेनिन है वो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स के रोल को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और उनको ये रोल देते हैं कि वो पुअर्स के लिए काम करें, पुअर्स के लिए काम करें ताकि रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस डेवलप हो सके। लेकिन ग्रामसी का कहना है कि वर्कर्स को खुद अपना, है ना, खुद इंटेलेक्चुअल्स का रोल प्ले करना पड़ेगा। तो इन इंडियन कंटेक्स्ट दलित कंडीशन वाज डिटोरिएटेड। तो भारत के कंटेक्स्ट में हम देखें दलित की कंडीशन क्या थी? लगातार गिरती जा रही थी। तो लेनिन की क्या पोजीशन थी कि गांधी एक्ट एज एन मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल टू वर्क फॉर दलित। तो गांधी एक मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल की तरह काम कर रहे हैं, है ना, दलित के लिए। ग्रामसी क्या पोजीशन थी कि, है ना, क्या पोजीशन होगी कि मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजी इज अम्बेडकर वर्किंग फॉर दलित। तो ग्रामसी के पोजीशन में वो अम्बेडकर जो वर्क कर रहे हैं दलित के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और लेनिन गांधी के वर्क को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। तो ग्रामसी वांट्स द रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स अमंग वर्कर्स अनलाइक लेनिन who is talking about मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स। तो ग्रामसी जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके रोल्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है कि वर्कर्स में रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस डेवलप करें, और लेनिन मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं। ग्रामसी कहते हैं कि ऑल मेन्स आर इंटेलेक्चुअल्स बट ऑल मेन डू नॉट परफॉर्म द सोशल फंक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो ग्रामसी का मानना था कि सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो, है ना, इंटेलेक्चुअल्स के सोशल फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। इंटेलेक्चुअल का सोशल फंक्शन क्या होता है कि वो काइंड ऑफ कंसेंट मैन्युफैक्चर करें,
कंसेंट मैन्युफैक्चर करें डोमिनेंट क्लास के लिए। तो ऑल मेन आर इंटेलेक्चुअल्स, इसका क्या मतलब है कि एवरी ह्यूमन वर्क रिक्वायर इंटेलेक्ट, नो वर्क इज इंटायरली मैनुअल नॉर इंटायरली इंटेलेक्चुअल। तो हर जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, हर ह्यूमन एक्टिविटी में इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो प्योरली या तो मैनुअल हो या इंटेलेक्चुअल पर बेस्ड हो। Gramsci means to say even workers are intellectuals. He wants that the workers should consume the role of intellectual. तो ग्रामसी का मतलब, ग्रामसी का इसका क्या मतलब था? ग्रामसी ये कहना चाहता था कि इवन वर्कर्स आर इंटेलेक्चुअल्स, वर्कर्स भी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, और वो चाहता था कि वर्कर्स जो है तो इंटेलेक्चुअल्स का रोल अज्यूम करें, धारण करें। तो ग्रामसी क्या चाहते हैं कि वर्कर्स ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बने। तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ऑफ वर्किंग क्लास? तो जो वर्किंग क्लास के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होंगे उनका क्या रोल होगा? तो उनका रोल होगा टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर काउंटर हेजमनी। जो ऑर्गेनिक क्लास के इंटेलेक्चुअल्स होंगे उनका काम होगा कि वो काउंटर हेजमनी को प्रोड्यूस करें, कि उसको मैन्युफैक्चर करें। काउंटर हेजमनी क्या होती है? तो हेजमनी देख लेते हैं पहले क्या होती है। तो हेजमनी होती है, जो डोमिनेंट क्लास होती है उसकी आइडियोलॉजी होती है। हेजमनी डोमिनेंट क्लास की आइडियोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल पैट्रियार्की एक हेजमनी है। भारत के कंटेक्स्ट में ब्राह्मणिज्म या मनुवाद भी एक हेजमनी है, डोमिनेंट क्लास की आइडियोलॉजी। काउंटर हेजमनी क्या होगी? तो आइडियोलॉजी ऑफ सबाल्टर्न क्लासेस और डिप्रेस्ड क्लासेस। जो काउंटर हेजमनी होगी वो सबाल्टर्न क्लास की आइडियोलॉजी होगी, डिप्रेस्ड क्लास की। तो फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म को काउंटर हेजमनी के रूप में देखा जा सकता है। दलितवाद दलितिज्म और अम्बेडकरवाद इज काउंटर हेजमनी। तो दलितवाद और अम्बेडकरवाद को हम काउंटर हेजमनी के रूप में देख सकते हैं। द वर्ड ऑफ सबाल्टर्न क्लासेस इन इंडियन पॉलिटिक्स इज द बहुजन समाज। तो जो सबाल्टर्न क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगर भारत इंडियन पॉलिटिक्स में देखा जाए तो उसे बहुजन समाज के रूप में देखा जा सकता है। और इस शब्द को, बहुजन समाज के शब्द को किसने कॉइन किया था? काशीराम जी ने। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। हेजमनी एक सोशल फंक्शन है जो कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स करते हैं। तो हेजमनी इज ए सोशल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स और डोमिनेंट क्लास। तो हेजमनी एक सोशल फंक्शन है डोमिनेंट क्लास के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का। और काउंटर हेजमनी इज ए सोशल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स और सबाल्टर्न क्लास। और जो काउंटर हेजमनी है वो सबाल्टर्न क्लास के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का सोशल फंक्शन है। सबाल्टर्न क्लास क्या होते हैं? जो डिप्रेस्ड सेक्शन होता है उसे सबाल्टर्न क्लास कहा जा सकता है। तो ग्रामसी के द्वारा जो रिवोल्यूशन की स्ट्रेटजी है क्या प्रोवाइड की गई? तो फर्स्टली अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ऑफ रिवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय मार्क्स। पहले तो मार्क्स की जो स्ट्रेटजी ऑफ रिवोल्यूशन है जो मार्क्स ने प्रपोज किया उसको समझते हैं। तो मार्क्स के लिए एक सिंगल रिवोल्यूशन होगा, वन टाइम अफेयर होगा। जो स्ट्रेटजी होगी वो एक सिंगल रिवोल्यूशन के रूप में आएगी और एक वन टाइम अफेयर होगा, एक बार, जिसको अपरूटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर, एंड वंस बेसिक स्ट्रक्चर चेंजेस अदर स्ट्रक्चर विल चेंज ऑटोमेटिकली। तो एक ही रिवोल्यूशन से, एक ही टाइम, एक ही वार से
आप बेसिक स्ट्रक्चर को अपलोड कर देंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे, और जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म होगा तो अदर स्ट्रक्चर अपने आप चेंज होने लगेंगे। लेकिन ग्रामसी की क्या स्ट्रेटजी? तो ग्रामसी का मानना था कि जो मार्क्स हैं उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर के जो सिग्निफिकेंस होना चाहिए उसको, के महत्व को अंडर एस्टिमेट किया है, उसको कम आंका है। सुपर स्ट्रक्चर खुद से चेंज नहीं होता है, सुपर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर को तो ग्रामसी का मानना था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना चेंज नहीं कर सकते। तो बिना सुपर स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ग्रामसी रेवोल्यूशन की 2 स्टेज बताते हैं। पहली होगी वार ऑफ पोजीशन और दूसरी होगी वार ऑफ मैन्यूवर। और ग्रामसी जो है तो रेवोल्यूशन को एक ट्रांसपेरेंट स्टेट में प्रपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जारिस्ट रसिया इज ईजी एंड डायरेक्ट ओवरथ्रो विल बी कॉल्ड एज वार ऑफ मैन्यूवर। तो जैसे जार है ना, रसिया जो जार के द्वारा, जार शासकों द्वारा रूल किया जा रहा था, वो काइंड ऑफ एक इजी और डायरेक्ट ओवरथ्रो था, जिसे हम वार ऑफ मैन्यूवर कह सकते हैं। तो जब हम आसानी से रूलिंग क्लास को, जो कि ट्रांसपेरेंट है, उखाड़ फेंकते हैं, तो उसे वार ऑफ मैन्यूवर कहा जाता है। बट ब्रिंगिंग रिवोल्यूशन इन ओपेक स्टेट विल बी डिफिकल्ट एंड इन दिस स्टेट अ प्रोटेक्टेड वारफेयर इज नीडेड। तो अगर ओपेक स्टेट में रिवोल्यूशन को लाना है तो ये बहुत ही कठिन काम होगा, और इसके लिए हमें एक ओपेक स्टेट में रिवोल्यूशन लाने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म बैटल लड़ने की ज़रूरत होगी, प्रोटेक्टेड वारफेयर की ज़रूरत होगी। इट इज़ टू बी फॉट एट 2 लेवल्स। तो जो ओपेक स्टेट्स हैं वहाँ पर बैटल है वो 2 लेवल्स पे फाइट की जाएगी। तो पहली होगी वार ऑफ पोजीशन। वार ऑफ पोजीशन लॉन्गर टाइम के लिए चलेगी। तो ये जो वार है ये लॉन्गर टाइम के लिए चलेगी, और इस वार में जो वर्कर्स हैं उनको सिविल सोसाइटी पर अपना कब्जा जमाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम वेस्ट एशिया कतर इज चैलेंजिंग द यूएस हेजेमनी इन मास मीडिया बाय ओपनिंग न्यू चैनल्स अल जजीरा दैट इज एमिंग टू गिव हिज ओन नैरेटिव। तो वेस्ट एशिया से कतर यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है अपने खुद की मास मीडिया बनाकर, है ना। तो अपनी जो मास मीडिया में अपने खुद का चैनल बनाकर वो उसकी हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है कतर। फॉर एग्जांपल अल जजीरा, जो कि अपना खुद का नैरेटिव पेश करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। इन इंडियन कंटेक्स्ट अम्बेडकर ब्रॉट मूक नायक न्यूज़पेपर फॉर एन असर्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड दलित पॉलिटिक्स गांधी ब्रॉट नवजीवन। तो भारतीय कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अम्बेडकर जी ने मूक नायक एक न्यूज़पेपर ले आया, और है ना किसके लिए? असर्टिव और ऑर्गेनाइज्ड दलित पॉलिटिक्स के लिए। गांधी ने नवजीवन समाचार लाया। तो वार ऑफ पोजीशन जो होगा उसमें सिविल सोसाइटी को कैप्चर किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होंगे उन्हें काउंटर हेजेमनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और जो वार ऑफ मैन्यूवर होगा, वार ऑफ मूवमेंट होगा, वो क्या है? जब एक बार काउंटर हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई तो अब
डायरेक्ट एक्शन ईजी हो जाएगा, है ना। अगर अगर एक बार काउंटर हेजेमनी इस्टेब्लिश हो गई तो डायरेक्ट एक्शन के लिए जाना अब ईजी हो जाएगा और स्टेट को इस तरह कैप्चर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, गांधी ने वेस्टर्न या मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक क्रिटिक प्रोवाइड किया। गांधी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को सैटानिक कहा। गांधी अटेम्प्टेड टू बिल्ड काउंटर हेजेमनी, तो इट वाज गांधीज वार ऑफ पोजीशन। तो जब गांधी काइंड ऑफ काउंटर हेजेमनी स्टैब्लिश करना चाह रहे थे तो ये गांधी का वार ऑफ पोजीशन था। तो गांधी वार ऑफ पोजीशन में क्या कर रहे थे? गांधी वार ऑफ पोजीशन में, है ना, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो कर रहे थे। वो वेरियस प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे और नॉन वायलेंस का सहारा लेते थे, जिससे जो ब्रिटिश राज है उसका रियल नेचर लोगों के सामने आ जाए। अभी तक ब्रिटिश राज किस आधार पर रूल कर रहा था कि हम वाइट रेस की सुप्रीमेसी है, वाइट मैन बर्डन है। कुछ कानून पास कर रहे थे, लॉज, जो रूल ऑफ लॉ था उसके माध्यम से। तो कुल मिला के जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश किए हुए थे वैचारिक रूप से भी, और अपने आप को वो एक, है ना, न्यायप्रिय शासक बताते थे। तो जो अर्ली जो नेशनलिस्ट थे, फॉर एग्जांपल जो है तो बहुत सारे गोखले वगैरह, तो वो क्या कहते थे कि हम जब ब्रिटिश का, दादा भाई नौरोजी, वो काइंड ऑफ ब्रिटिश को एक न्यायप्रिय शासक मानते थे, और वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स को ये पता ही नहीं है कि उनके द्वारा भारत में क्या किया जा रहा है। तो अगर हम जाके ब्रिटिशर्स को वहाँ जाके बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो यहाँ भी सिस्टम चेंज कर देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। लेकिन गांधी इसी वार ऑफ पोजीशन के खिलाफ लड़ रहे थे कि ऐसा नहीं है, उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं, और वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। तो ये गांधी का वार ऑफ पोजीशन था। इसमें गांधी को बहुत सारा समय इस लोगों के समझाने में लग गया, है ना, कि ब्रिटिशर्स का रियल नेचर क्या है, वो उनका रियल नेचर है वो क्या है। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ये गांधी का फाइनल वार था, ये वार ऑफ मैन्यूवर था, वार ऑफ मूवमेंट था, है ना, जहाँ पर वायलेंस, फोर्स का यूज किया जा सकता है और पावर को कैप्चर किया जाएगा, जहाँ स्टेट को कैप्चर कर लिया जाएगा। तो गांधी क्या सजेस्ट करते हैं कि तो वर्कर्स को, है ना, बुर्जुआ क्लास है उससे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि वो कैसे अपने डोमिनेंस को बनाएं। बुर्जुआ क्लास डज नॉट रूल बाय सिंपल कोअर्जन, दे रूल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट और बाय एस्टेब्लिशिंग द हेजेमनी, एस्टेब्लिशिंग देयर लीडरशिप। जो बुर्जुआ क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, वो केवल फोर्स का उपयोग करके नहीं रूल करती है, बल्कि वो अपने फेवर में कंसेंट को मैन्युफैक्चर करती है, हेजेमनी इस्टेब्लिश करती है और फिर रूल करती है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड टायरेंट और डिक्टेटर्स, दो बोथ रूल बट पीपल हैव अट्रैक्शन लव फॉर लीडर एंड दे फॉलो कमांड्स willingly, whereas tyrants people follow out of fear। तो जो एक लीडर्स होता है और एक टायरेंट या डिक्टेटर्स होता है, उस पर उनमें अंतर होता है। भले वो दोनों ही रूल करते हैं, लेकिन जो लीडर्स होता है उसके लिए लोगों के पास अट्रैक्शन होता है, लव होता है, और जो लीडर्स होता है उसके कमांड को लोग अपनी इच्छा से फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जो
नरेंद्र मोदी हैं, तो उनका मतलब काइंड ऑफ वो लीडर हैं, तो उनके जो कमांड्स है उसको लोग अच्छा से स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई डिक्टेटर हो गया, फॉर एग्जांपल हिटलर, तो उसके लोग रूल को मानेंगे लेकिन फियर से मानेंगे कि नहीं फॉलो करेंगे तो मार दिए जाएंगे, इसलिए फॉलो करेंगे। तो हिटलर टायरेंट थे, गांधी एक लीडर थे। ग्रामसी सजेस्ट वर्कर्स शुड अटेम्प्ट टू गेन लीडरशिप, और ग्रामसी क्या सजेस्ट करते हैं कि वर्कर्स को लीडरशिप प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लीडरशिप या हेजमनी कैसे बिल्ड की जा सकती है? तो लीडर्स टेक केयर ऑफ हिज इंटरेस्ट बट आल्सो इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो जब लीडर्स अपने इंटरेस्ट के साथ साथ दूसरों के इंटरेस्ट को भी का भी ख्याल रखते हैं, तब हेजमनी या लीडरशिप बिल्ड की जा सकती है। वर्कर्स हैव टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ अदर सबाल्टर्न क्लासेस। वर्कर्स को दूसरे जो है ना डिप्रेस्ड क्लास हैं उनके इंटरेस्ट को टेक केयर करना पड़ेगा, उनका देखभाल करनी पड़ेगी। देयरफॉर वर्कर्स विल हैव टू बिल्ड द कोलिशन ऑफ सबाल्टर्न क्लासेस, और इस प्रकार से वर्कर्स को सबाल्टर्न क्लास के साथ एक कोलिशन, एक गठबंधन करना पड़ेगा। बुर्जुआ क्लास कैसे रूल करती है? तो दे रूल बाय डेवलपिंग कोलिशन ऑफ डोमिनेंट क्लासेस। तो बुर्जुआ क्लास जो डोमिनेंट क्लासेस होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग क्लासेस होती हैं, उनसे कोलिशन करके रूल करती है। कोलिशन ऑफ डोमिनेंट क्लास इज कॉल्ड बाय ग्रामसी एज हिस्टोरिकल ब्लॉक। तो जो डोमिनेंट क्लास का जो कोलिशन होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रामसी हिस्टोरिकल ब्लॉक कहते हैं। ग्रामसी कहते हैं कि अगेंस्ट द हिस्टोरिकल ब्लॉक वर्कर हैव टू बिल्ड द कोलिशन ऑफ सबाल्टर्न क्लास। तो जो हिस्टोरिकल ब्लॉक है उसके खिलाफ वर्कर्स को सबाल्टर्न क्लास के डिप्रेस्ड क्लासों के कोलिशन को बिल्ड करना पड़ेगा। और वर्कर्स हैव टू मेक एफर्ट टू चेंज द इंटायर हिस्टोरिकल ब्लॉक एंड नॉट जस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। और वर्कर्स को ये प्रयास करना चाहिए कि वे पूरे के पूरे हिस्टोरिक ब्लॉक को ही चेंज कर दें, केवल बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। ग्रामसी कहते हैं कि डोमिनेंट क्लास इस्टेब्लिश हेजेमनी बाय बिल्डिंग नेक्सस विद द इंटेलेक्चुअल क्लास एंड इंटेलेक्चुअल क्लास प्रोड्यूस द आइडियाज विच मेक बुर्जुआ वैल्यू एज कॉमन सेंस। तो ग्रामसी कहते हैं जो डोमिनेंट क्लास होती है वो हेजेमनी कैसे क्रिएट करती है? वो इंटेलेक्चुअल क्लास से नेक्सस बना के हेजेमनी को इस्टेब्लिश करती है। और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ऐसे आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे आइडियाज़ देते हैं जिसके माध्यम से जो बुर्जुआ वैल्यू होती हैं उनको कॉमन सेंस घोषित कर दिया जाता है। तो ग्रामसी सजेस्ट दैट हेजेमनी कैन नॉट बी बिल्ट वंस फॉर ऑल। तो ग्रामसी का मानना था कि जो हेजेमनी है उसको एक बार में ही इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकती कि एक बार इस्टेब्लिश हो गई या वो हमेशा रहेगी। इट हैज़ टू बिल्ड ऑन द रेगुलर बेसिस, इसे लगातार बनाते रहना पड़ेगा। वाइल बिल्डिंग हेजेमनी द डोमिनेंट क्लास एक्सेप्ट सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द क्लास दे सब्जुगेट सो दैट दे अपीयर न्यूट्रल। तो हेजेमनी को बनाते समय जो डोमिनेंट क्लास होती है वो जो जिस क्लास का सब्जुगेशन किया जाता है, जिस क्लास का ऊपर रूल किया जाता है, या जो डिप्रेस्ड क्लास होती है उसकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लिया जाता है, कुछ वैल्यूओं को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो डोमिनेंट क्लास है, जो बुर्जुआ क्लास है, वो न्यूट्रल दिखे। ग्रामसी सजेस्ट वर्कर शुड हैव देयर ओन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स एंड शुड आल्सो ट्राई टू कोऑप्ट द ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स टू देम। तो ग्रामसी का मानना था कि वर्कर्स को अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स को, है ना, वर्कर्स के पास अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए और उनको ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल टीचर, हाँ, चर्च के फादर, इन सबको अपने साइड लाने का प्रयास करना चाहिए। वर्कर्स शुड आल्सो ब्रॉडन देयर बेस, है ना, तो वर्कर्स को भी अपने जो बेस है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। ग्रामसी फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ मैकियावेली एंड लेनिन कॉल्स कम्युनिस्ट पार्टी एज मॉडर्न प्रिंस। तो ग्रामसी ने मैकियावेली और लेनिन के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को मॉडर्न प्रिंस का नाम दिया। ग्रामसी सेज दैट
एवरी न्यू डोमिनेंट क्लास ब्रिंग अ सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो हर एक जो स्ट्रॉन्ग क्लास होती है, डोमिनेंट क्लास होती है, वो अपने इंटेलेक्चुअल्स को लाती है। दे आर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, बिकॉज दे आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड टू डोमिनेंट क्लास। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली डोमिनेंट क्लास से जुड़े हुए होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री ही टॉक्स अबाउट ही टॉक्स ही टेल्स दैट चर्च फादर दे वर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ऑफ फ्यूडल क्लास। तो यूरोपियन हिस्ट्री के आधार पर वह बताते हैं, ग्रामसी बताते हैं, फॉर एग्जांपल चर्च फादर वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स थे, किसके? फ्यूडल क्लास के। मैनेजर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं बुर्जुआ क्लास के। व्हेन न्यू ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल इमर्जेज, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ प्रीवियस एज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल। जब एक नई ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल क्लास इमर्ज हो जाती है, तो जो इंटेलेक्चुअल्स प्रीवियस एज के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उन्हें ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल चर्च के फादर हो गए, डॉक्टर हो गए, स्कूल टीचर हो गए। तो जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? वो मैन ऑफ लेटर है। मैन ऑफ लेटर मतलब वो काइंड ऑफ अपनी बातों पे अडिग रहने वाले लोग। सिंस दे डू नॉट इमर्ज विथ अ पर्टिकुलर क्लास दे आर नॉट ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो चूंकि वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास से इमर्ज नहीं हुए हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं। दे अपीयर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल दिखाई देते हैं। दे ऑफन थिंक देमसेल्फ एज न्यूट्रल, और वो खुद को भी हर समय न्यूट्रल समझते रहते हैं। रामसे सजेस्ट दैट बुर्जुआ क्लास रूल्स बाय डेवलपिंग द नेक्सस विथ इवन ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। तो ग्रामसी कहते हैं कि जो बुर्जुआ क्लास होती है वो रूल करती है ना, इवन ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स के साथ नेक्सस बना के। तो जो बुर्जुआ क्लास होती है वो ट्रेडिशनल क्लास से भी नेक्सस बना के रूल करती है। सो वर्कर शुड आल्सो ट्राई टू ब्रिंग ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल टू देयर साइड अलॉन्ग विद देयर ऑन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। तो इस प्रकार वर्कर्स को भी यह प्रयास करना चाहिए कि वो जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको अपनी साइड लाएं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स तो रहेंगे। तो दोस्तों ये ग्रामसी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है, और अब कल से हम हन्ना अरेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।